हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी स्टार्ट किए थे और जिसमें चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, और इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया हम पोषण, और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में इसका अगला देखेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो में आप इसको मतलब चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म ही कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान रख के देखेगा, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें एक बात और, इसमें 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न दोनों होंगे, ये यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्न होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का वीडियो मिल सके। और एक बात और, कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हम प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो बना है और वो आपको चेक नहीं करते हैं तो सोचते हैं कि वो रहने देते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 नंबर प्रश्न कहता है कि परपोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। यह पूछ रहा है कि परपोषण, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? परपोषण। इसमें लिखेंगे कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। कहता है कि परपोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित न करके दूसरे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। देखिए परपोषण का मतलब है पर यानी दूसरे पर। ठीक, और भी इसका प्रकार भी पूछता है, इसका प्रकार लिखेंगे। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। असर रहने देते हाँ 4 प्रकार, यानी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन 4 लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसे काट लीजिए तो ये ठीक होगा, ये अलग से है। ठीक, इसे काट लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और यहाँ पर तीन प्रकार है। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मिलिजीवी और तीसरा परजीवी। और ये लघुत्तरीय प्रश्न था तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या पूछा था? परपोषण, और इसके बारे में पूरा बता दिए। परपोषण का मतलब सीधा समझिए कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे किसी सहायता से लेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी हम जो जीव हैं इसके लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी हमें पोषण क्यों आवश्यक है। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए जीव को ऊर्जा की आवश्यकता है। देखिए जैसे हमें चलने के लिए, सभी काम को करने के लिए, जैसे हमारे शरीर में टूट फूट होता है उसकी मरम्मत करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पोषण से मिलेगा। इसलिए हमें पोषण आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। बस ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये शॉर्ट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आगे पोषण का प्रश्न है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए आवश्यक सामग्री, यानी उसके लिए जो सामग्री लगता है वो पौधे कहाँ से लाते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सा है? CO2 है, देख लीजिए। और क्या है? जल है। और उसके बाद क्या है? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल है। ठीक, ये देखिए CO2 जो होता है वो जो होता है पौधा वायुमंडल से बनता है, और जो जल होता है वह जल द्वारा बनता है, यानी मिट्टी से बनता है। और सूर्य प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो पत्ती में रहता है। ये ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इसके पीछे वाले प्रश्न में देखे थे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा होता है, मतलब जो सामग्री होता है वो कहाँ से पौधा प्राप्त करता है। लेकिन ये नहीं जानते हम अभी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। वही देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसके उत्तर में लिखे कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल और कार्बनिक अणु, यानी जो CO2 तथा जल का पादप कोशिकाओं में स्थिर कार्बनिक अणु। देखिए सीधा समझिए इसको। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका सीधा उत्तर होगा कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे? पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, समझिए, आप इसे लिख लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर। आगे नंबर क्या कहता है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, जो पाचक एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि पाचक एंजाइम जो होता है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ता है। जो पाचक एंजाइम होता है ये भोजन के जटिल यानी विशाल रूप को, यानी विशाल जो बड़ा बड़ा भोजन का रूप होता है उसे छोटा रूप में तोड़ता है, सरल रूप में तोड़ता है। और यह जब सरल रूप में टूट जाता है तो यह घुलनशील बन जाता है, ताकि इसका आसानी से पाचन हो सके। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम रोटी की सहायता से प्राप्त करते हैं, और ये बहुत बड़ा कण होता है और इसे मार्टोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक, और ये कौन सा एंजाइम तोड़ता है, आप इसी का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, यानी कौन सा एंजाइम इस पर काम करता है। ठीक, समझिए यही है पाचक एंजाइम। देखिए पाचक एंजाइम का सीधा काम है कि यह बड़ा अणु को छोटा अणु में तोड़ देता है, जैसे कि यह घुलनशील बन जाता है और शरीर में इसका पाचन हो सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कहता है कि भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है।
भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए जो लाल होता है ये लाल हमारे मुंह से निकलता है, यानी मुंह को वहाँ से निकलता है, और वहाँ 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। इसके उत्तर में कहेंगे कि लाल एक पाचक लस है जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि से स्रावित होती है। ये जो लाल होता है वह लाल ग्रंथि से स्रावित होता है, और लाल ग्रंथि जो होता है वह 3 जोड़ी यानी 6 होता है कुल मात्रा में। भोजन के पाचन में इसकी भूमिका क्या है, और जो नीचे लिखा गया निम्न है। पहला है कि यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बना देता है, जिससे कि भोजन पिसल कर आसानी से नीचे चला जाता है। दूसरा है कि यह भोजन के पाचन में मदद करता है। तीसरा इसमें पाए जाने वाला टाइलिन जो एंजाइम होता है यह स्टार्च पर स्टार्च को जो होता है पाचन कर देता है। यानी देखिए जो इसमें लाल ग्रंथि निकाल इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और यह क्या करता है, यह स्टार्च का पाचन कर देता है और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक समझ गए। इसका कमैनी जो टाइलिन एंजाइम निकलता है यह स्टार्च को पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। ठीक। अब चौथा नंबर है इसी का जो काल होता है, चौथा है कि इसमें पाए जाने वाला एमिलेस जो होता है नमक एंजाइम जो होता है, या मंद जटिल अणु को लाल में मिला देता है, जिससे कि भोजन पाचन होने में सहायता। नहीं तो आप 3 ही लिखिएगा, ये काफ़ी, यानी ये 3 ही काफ़ी आपको 2 नंबर देने के लिए। ठीक समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर। आगे नंबर क्या कहता है कि हमारे अमाशय में अम्ल क्या भूमिका, यानी जो हमारे अमाशय है इसमें अम्ल की क्या क्या भूमिका है। ठीक इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमारे अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, जो कि बहुत प्रबल अम्ल है। अब क्या करता है, यह जो अम्ल होता है ये जीवाणु होता है उसको नष्ट कर देता है, और साथ साथ क्या करता है, यह मतलब जो होता है अमाशय में पाया जाता है और अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, HCl। इसका मेन काम है, एक मुख्य काम है कि यह जीवाणु को भोजन के साथ हम जो जीवाणु ग्रहण कर लेते हैं, यानी जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो इसे यह मार देता है। कौन, HCl। और यही इसका मुख्य क्या है, काम है, कौन सा, अम्ल का। और ये कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल है। ठीक आप इसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए। अगला कहता है कि पोषण की परिभाषा दे, यानी पोषण के यहाँ पर हमें परिभाषा देना है। और साथ में यह जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, ये तो हम पीछे बता दिए थे कि यह ऊर्जा के लिए अनिवार्य है। लिखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कराता है। तो सिंपल आप याद करते होंगे जब बायोलॉजी में आप परिवेशी करते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं क्या करता है, पोषण। अब ये क्यों आवश्यक है, हम बताया था कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट, मरम्मत आदि कार्य के लिए जीवों की ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, पोषण के द्वारा मिलता है, और इसलिए पोषण आवश्यक है। ठीक समझ गया। ठीक पोषण किसे कहते हैं, लिखेंगे वह भी जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण करें, वैसा भी जिसमें जीव पोषक तत्व, और पोषक तत्व किसे कहते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद करने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, और ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। स्टोमाटा जो होता है, जो पत्ती का छिद्र होता है वह खुलता है कैसे और बंद कैसे होता है। ठीक, और इसका हमें सचेत वर्णन करता है करना है। अब देखिए सबसे पहले इसका चित्र देखिए, इसका चित्र ऐसे बनेगा, ऐसे आप देख लें, और ये यहाँ पर स्टोमाटा खुला है और यहाँ पर स्टोमाटा बंद हुआ है। ठीक अब इसे देख लीजिए। ठीक यहाँ पर देखिए, अब इसका हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोधिर का खुलना एवं बंद होना लक्षक कोशिका की सक्रियता बने, यानी जो द्वाल कोशिका होती है वह इसका मतलब नियंत्रित लगती है। इसकी कोशिका भित्ति मतलब बहुत मोटी होती है। जब यह कोशिका स्फीतीय दशा में होती है तो छिद्र खुलता है, और इसके ढीले हो जाने से यह बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वाल कोशिका आसपास की कोशिका को पानी को अवशोषित कर स्फीतित की जाती है। इस अवस्था में कोशिका में पतली वृद्धि, देखिए ये समझिए क्या होता है, क्या ऐसे ये मान लीजिए हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये मुझे क्लोरोफिल हो गया, क्या हो गया नहीं ये स्टोमाटा हो गया क्लोरोफिल। ठीक क्या होता है, जब इसके आसपास पानी बहुत हो जाता है, जब इसके आसपास पानी बहुत होता है तो यह पानी को अवशोषित करने के लिए खोलता है, क्या द्वार खोलता है, और जब अंदर पानी बहुत हो जाता है तो यह बाहर निकलने के इसको मतलब बंद कर देता है। ठीक समझिए। और इसका हम यहाँ पर उत्तर लिख दिए, तो आप इसे पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 5 नंबर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है हार्नल वाला, और एक पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, O2 कैसे निकलता है, इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न कहते हैं, देखिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव में पाचन की प्रक्रिया कैसे कैसे पूरा होती है। ठीक है, इसके उत्तर में लिखेंगे कि मानव में पाचन क्रिया, मनुष्य की पाचन क्रिया मतलब ये होता है, पाचन क्रिया बहुत सारे अंग के द्वारा इसका मतलब पूरा होता है। वो बहुत सारा अंग कौन सा है, 6 अंग है, उन 6 अंग के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे ऐसा कंटेंट मिलता है। और एक बात और कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अब पहला अंग क्या है,
देखिए इसका पहला भाग क्या है, पहला है मुख गुहा यानी मुंह। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में उपस्थित जो दांत होता है भोजन के कणों को चबाता है, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। दांत जो होता है छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। लाल ग्रंथि से निकलने वाली लाल जो होती है, इस जब लाल निकलती है तो यह भोजन छोटे छोटे कण में विभाजित होता है पहले से, और यह सब लाल में मिल जाती है। लाल में उपस्थित एंजाइम होता है, और एंजाइम जो होता है, एंजाइम एंजाइम में क्या क्या होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है। इन सभी में मतलब वह छोटे छोटे कण को परिवर्तित कर देता है। लाल भोजन को लसदार, चिकन और लोहीदार बनाता है, जिससे कि भोजन आगे आसानी से आगे कहाँ जाएगा, आगे जाएगा गलासिका जाएगा। और भोजन का गलासिका में कोई खास पाचन नहीं होता है, और इसलिए डायरेक्ट यह आमाशय में पहुँच जाता है। आप देखेंगे आमाशय, क्या देखेंगे, आमाशय। और ये इंपॉर्टेंट है आमाशय। आमाशय को आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये इसमें भोजन बहुत देर तक रहता है। इसके बारे में कहेंगे कि जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो भोजन का मंथन होता है, इससे भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। हम बताए थे कि अमाशय में इसका बहुत कम होता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है, भोजन में नमक का अम्ल मिलता है। हम बताए थे कि एसिटिक अम्ल मिलता है, जो माध्यम अम्लीय बनाता है और तथा भोजन को सड़ने में मदद करता है। अमाशय पाचक लस्य में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्सिन में। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्सिन में। अब देखिए यहाँ पर इसका चित्र बना है, इस तरह नोट कर लीजिएगा और आप बना लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करिए। 5 नंबर का प्रश्न है, इसे छोटा में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे जानते होंगे तो आपको जरूर पता होगा। अब अमाशय में देख लीजिए, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रानी में। यानी अब ग्राहनी के बारे में देखें। ग्राहनी में देखेंगे कि अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्राहनी में पहुंचता है तो यकृत से आयापित रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पाचीकरण कर देता है तथा भोजन को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय में आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाता है और भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, ये कहाँ, ग्राहनी में। अब देखिए ग्राहनी में क्या होता है, मेरे में क्या होता है वहाँ पर कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन हो जाता है, किसमें, ग्राहनी में। और यहीं पर ग्राहनी में मतलब यही कम ग्राहनी में मेन होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अब अगला है क्षुद्रांत में पाचन। यानी देखिए ग्राहनी को कहते हैं छोटी आंत, और ये जो क्षुद्रांत है ये छोटी आंत का ही एक भाग है, ठीक। और इसके बाद आएगा क्या, बड़ी आंत आएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं, नहीं क्षुद्रांत में पाचन देखते हैं, लिखेंगे कि ग्राहनी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है, नहीं ग्राहनी में पाचन हो गया। ग्राहनी में किसका किसका पाचन हुआ, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। उसके बाद क्षुद्रांत में आता है। क्षुद्रांत में क्या होता है कि ग्राहनी में भोजन जब पाचन होता है उसके बाद क्या होता है, वो क्षुद्रांत में तो अंतरलस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन। देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, यहाँ पर क्षुद्रांत में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है यहाँ पर। अगला है कि यहाँ पर जो होता है पानी का भी अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल, यानी जल का भी अवशोषण हो जाता है यहीं पर, ठीक। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है बड़ी आंत में पाचन। यानी बड़ी आंत में पाचन यहाँ पर देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक। अब इसको बुला के, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे कि क्षुद्रांत में क्या लिखेंगे, क्षुद्रांत में भोजन पाचन होने के बाद जब ये भोजन कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचता है, तो जो जल होता है अतिरिक्त जल, यानी बहुत सारा जल जब बच जाता है पाचन के बाद तो इसका अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का अपशिष्ट भाग एकत्रित हो जाता है समय समय पर मूल द्वार के सहारे बाहर निकाल जाता है, और यही हमारा पाचन का सबसे लास्ट अंग। और यहीं पर हमारा ये पाचन वाला क्वेश्चन खत्म होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी में नहीं लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और जो क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके मतलब किताब में भी दिया गया और देख लीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, अमीबा में कैसे पोषण होता है, इसके बारे में लिखेंगे। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें जहाँ भोजन का पाचन होता है ये अंतन ग्रहण के द्वारा होता है, और ये कहीं से होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। और यह देखिए क्या लिखेंगे, अमीबा का शरीर जैसे किसी भोजन के संपर्क में आता है तो उस दिशा में वह कूटपाद बना लेता है, जिससे वह तेजी से बढ़ने लगता है तथा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। कौन, कूटपाद। कूटपाद क्या करते हैं, भोजन को चारों तरफ से, यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है। इसे मान लीजिए ये अमीबा होगा, ठीक। यहाँ पर इसको भोजन देखा, देखिए यहाँ पर ये घेर रहा है, देखिए यहाँ पर घेरा, और कुछ समय बाद ये जो होगा इसके भोजन को अंदर ले लेगा, ठीक। और भोजन का इसी तरह से यह बाहर भी कर देता है, यानी जहाँ पर निकालने का था वहाँ पर ये मतलब
कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, जैसे जैसे ये अंतःकरण किया उसी तरह यह बहिर्करण कर देगा। ठीक, अब इसके बारे में देखेंगे थोड़ा आगे कि धीरे धीरे कूटपाद जो होता है शीश तथा पास आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि भोजन पूर्ण रूप से अंदर चलाता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है और बीच में जो भोज्य पदार्थ बचता है वो लासदानी में कोशिका में विस्तृत हो जाता है तथा पूरे शरीर में स्वांगीकृत हो जाता है। ठीक, समझिए स्वांगीकृत यानी उसके मतलब समझिए उस स्वांगीकृत का मतलब हुआ कि उससे ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है, जिससे कि वह अपना पोषण करता है। ठीक, समझ गए कि अमीबा में सीधा पोषण होता है। किसके बारे में? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कि भोजन पाचन होता है अंतर्ग्रहण के द्वारा, और यह किसी भी सतह से मतलब क्या है किसी भी सतह से पाचन कर लेता है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। और इसके बारे में लिखेंगे कि ये देखिए यह चित्र आप ध्यान रखिएगा और यही चित्र के साथ ऐसे आप बहुत सा चीज़ लिख सकते हैं। यह लिखेंगे कि अमीबा के मतलब पास जब भोजन आता है तो वहाँ पर वो उसी तरह से मतलब अपने सलीली सतह को बाहर निकालता है, जिससे और वह थोड़ी देर के बाद वह क्या करता है, धीरे धीरे कूटपाद के शीर्ष तथा पार्श्व भाग को मिला लेता है, जिससे कि भोजन अंदर चलाता है। और वह अंदर में जब भोजन को स्ट्रॉन्गीकरण करता है तो उसके बाद वह भोजन को बाहर निकाल देता है। इसी तरह से वह अपना पोषण करता है। नहीं तो उसके बारे में एक बायोलॉजी जब परीक्षा जाइएगा तो उसमें हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, अब अगला है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है, इसका भी वर्णन करना है। यह भी पूछने वाले प्रश्न में। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम है। ठीक, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को लेकर उसमें ऊर्जा को परिवर्तित करती है। इसमें क्या होता है, हरी उपस्थिति में जो उपस्थित था क्लोरोफिल वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करता है तो उसके बाद क्या करता है, जल से इसको जल लिया जाता है और H2O और O2 में विभक्त होता है। O2 लसदानी द्वारा देखिए O2 ऐसे नहीं है, O2 ऐसे लिखा है। ठीक, H2CO2 से संकोच मतलब संयोग करके मिल के ग्लूकोज बन जाता है। और इस दौरान 3 मुख्य काम होता है। कौन कौन सा? पहला होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को अंदर लेता है। ठीक, दूसरा कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ठीक, अगला कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रोजन में अपचयन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 या कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है, यानी इसमें अपचयित हो जाता है। अपचयित उपचयित आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब इसका चित्र देख लेते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये इसका चित्र नहीं है। ठीक है, ये मतलब सिद्ध करने वाला चित्र, क्लोरोफिल सिद्ध करने वाला। ठीक, ये चित्र गलती बन गया, नहीं तो आप देखिए इसमें चित्र कोई ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, इसमें सिर्फ पौधा बना दीजिए और इसी तरह से सूर्य जल गलता सारी, इसमें कोई ज़्यादा बनावट नहीं। अब अगला कि भोजन के पश्चिम में लाल की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पीछे बता दीजिए कौन कौन सा भूमिका। पहला कि आप यह भोजन को चिकना बना देता है, दूसरा है कि यह भोजन को मुलायम बनाता है, तीसरा यह भोजन को पचने में मदद करता है, तीसरा है इसमें एमिनो एसिड नमक मतलब एंजाइम पाया जाता है। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक, समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब वहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। देखिए वीडियो को हम थोड़ा मतलब लंबा में इसलिए खींचे क्योंकि इस वीडियो में जितना भी पॉसिबल का प्रश्न था उन वो सभी को हम चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज यानी क्वेश्चन वाइज हम पढ़ा दिए। यदि आपको वह देखना है तो एक बायोलॉजी प्रेस का मतलब प्रेस बना आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसका यदि आपको लघुत्तम क्वेश्चन हम पहले बता दिए थे, लघुत्तम ज़्यादा थे नहीं, जब हम इसका चैप्टर करा रहे थे वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दी एंड होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। और यदि आपने से पीछे वाले से वीडियो को नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया और वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए इस मतलब हम एक बात मानते हैं कि इस वीडियो में हम अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि देखिए होता है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आप समझ नहीं सकते। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यदि आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता है। और कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।